हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज अगेन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? ठीक है, 1920 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाई गई असहयोग आंदोलन। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ 4 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए और कुछ किसान भी मारे गए थे। तो जब यह घटना हुई तो गांधी जी ने अचानक ये डिसीजन लिया कि असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाएगा। अब उन्होंने घोषणा कर दी और आंदोलन समाप्त हो गया। अब जब ये इंसिडेंस हुआ कि गांधी जी ने अपना आंदोलन को वापस लिया तो वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो इस फैसले के अगेंस्ट थे। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की, लेकिन गांधी जी अपनी बात पे अडिग रहे और उन्होंने आगे आंदोलन जारी नहीं किया। अब इस फैसले से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स नाराज हुए, उनमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 में अपनी एक अलग से पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, तो यहां पे देश जो था उस वक्त दो भाग में विभाजित हो गया। एक जो गांधी जी के साथ थे, जो उनके समर्थक थे, जो वो बोल रहे थे कि ठीक है, अहिंसा पूर्ण आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन ये हिंसा वाली घटना हो गई तो लोग गांधी जी के साथ थे। लेकिन जो उस वक्त यूथ था, जो नौजवान थे, उनमें एक ऐसी भावना पैदा हुई कि नहीं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो देश के फेवर में नहीं लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भगा सकते। उसी का रिजल्ट था कि 1922 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था गया में, तो बहुत सारे यूथ उन्होंने गांधी जी का विरोध किया, काले झंडे उनको दिखाए गए। उनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहां पे राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैं जैसे आजकल नौजवानों से मिलता हूं क्लास में, या काफ़ी यूथ से मिलता हूं, तो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल भी एक। राम प्रसाद बिस्मिल, एक्चुअल में इनका नाम राम प्रसाद था, कट्टर हिंदू, ब्राह्मण, जनेऊधारी, लेकिन इन्होंने अपने नाम के पीछे बिस्मिल लगा रखा था। तो अक्सर इनके जो साथी थे क्रांतिकारी, वो इनसे पूछते रहते थे कि पंडित जी, आपने अपने नाम के पीछे ये उर्दू का शब्द क्यों लगा रखा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ये बोलते थे कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में रहते हैं, और अगर देश को आज़ाद करवाना है तो उसमें हिंदू को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मुस्लिम को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाने के लिए मैंने अपने नाम के पीछे बिस्मिल लगाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इनके लिखा हुआ गाना मेरा रंग दे बसंती चोला वो तो सुना है, लेकिन किसने वो गाना लिखा है वो शायद नहीं जानते। तो मेरा रंग दे बसंती चोला गाना वो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। तो राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने गांधी जी जब गया की सम्मेलन में जा रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो उनका विरोध किया। और अल्टीमेटली जो उस टाइम का यूथ था, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, एक अलग से एक संस्था बनाई जाए जिसमें सारे के सारे क्रांति, और दे बिलीव्ड इन ब्लडशेड। उन्होंने बोला कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलने वाली है, हथियारों के दम पे चाहिए, और आज़ादी जो आएगी वो खून खराबे के उससे ही आएगी, हमें अंग्रेज़ों को मार कर यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो इसीलिए 1924 में एस्टैब्लिश हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सोशलिस्ट रिपब्लिकन लिखा है, लेकिन ये बाद में बनेगी। तो सबसे पहले बना था HRA,
एचआरए के जो फाउंडर मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी पहले ये, जो एचआरए के फाउंडर मेंबर थे उनमें सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे क्रांतिकारी जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी वगैरह सारे के सारे शामिल थे। अब यहाँ पे एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। सचिंद्र नाथ सन्याल को जिम्मेदारी दी जाती है आगे की कार्रवाई करने की, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। ठीक है, पहले यूपी का बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो बंगाल के और नॉर्थ इंडिया के कोऑर्डिनेटर बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें पार्टी का नाम क्या होगा, नियम क्या होंगे, वो सारे का सारा लिखा जाता है। और क्योंकि उन्होंने एक येलो पेपर पे लिखे थे तो इसलिए इसको येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है कि येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है, तो वो था HSRA जो पहले थी HRA। अब यहाँ पे एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया क्योंकि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थी कि एक देश में यहाँ पे चुनाव होने चाहिए, तो उस फेवर में भी थी। तो उसी लिए इन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो भी बनाया था और मैनिफेस्टो का नाम था रेवोल्यूशनरी, ये मैनिफेस्टो का नाम। अब जितने भी क्रांतिकारी थे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के थे कि हमें क्रांति लानी है, लेकिन क्रांति हथियारों के दम पे आनी है और हथियारों के लिए चाहिए पैसा। सभी क्रांतिकारी जो हैं वो प्लान करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, और अल्टीमेटली उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि अंग्रेज अपना पैसा वो लखनऊ भेज रहे हैं, सहारनपुर से। अब यहां पे प्लान किया जाता है कि उस ट्रेन में जो खजाना है उसको लूटा जाएगा। तो अल्टीमेटली सहारनपुर से ट्रेन चलती है और लखनऊ से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर पहले, 16-17 किलोमीटर पहले स्टेशन आता है काकोरी। दिन 8 अगस्त 1925। यहां सभी क्रांतिकारी वहां अलग अलग वेश में वहां पहुंचे हुए हैं। ठीक है, और रास्ते में ट्रेन को रोका जाता है और यहां पे ट्रेन को लूट लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस वाला भी इसमें मारा जाता है। हालांकि इनकी इंटेंशन जो थी वो सिर्फ खजाने को लूटने की थी, किसी की हत्या करना उनका मोटिव नहीं था। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो ही जाता है, तो वही हुआ। अब यहां पे 8 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन इंसिडेंस हुआ। हालांकि अब यूपी की जो गवर्नमेंट है, आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि अब नाम चेंज करने की प्रथा चली हुई है और हमारे एग्जाम में आता भी है। तो इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन। अब अंग्रेज यहां पे जो वो नॉर्मली करते थे डिवाइड एंड रूल, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से क्रांतिकारियों को तोड़ते थे। तो यहां पे कोई एक जो गद्दार रहा होगा उस टाइम पे, उसने सभी क्रांतिकारियों के बारे में अंग्रेजों को बता दिया और उसके बाद धरपकड़ का सिलसिला शुरू होता है और जितने भी क्रांतिकारी उसमें इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सन्याल ये निकल जाते हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी, इनके साथ एक और भी थे जो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जुगराज थे शायद, योगराज, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां पे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। अल्टीमेटली फांसी दी गई
यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान को मैंने जैसे बताया कि फैज़ाबाद में जेल में रखा गया था। जगह का नाम था फैज़ाबाद। फैज़ाबाद का नाम अब चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम है अयोध्या कैंट। अयोध्या कैंट, ठीक है। बाद में सचिंद्र नाथ सन्याल, वो बंगाल जा रहे थे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो उन्होंने पर्चे छपवाए थे, तो पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और उनको अंडमान एंड निकोबार में जो सेल्युलर जेल है वहाँ पे उनको भेजती है। लेकिन अंडमान और निकोबार में उनकी तबीयत खराब होती है, वहाँ पे टीबी डेवलप हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, और अल्टीमेटली फिर बाद में उनको गोरखपुर में जेल में भेजा जाता है और वहीं पे उनकी अंत में मृत्यु होती है। अब यहाँ पे आकर अब लीडरशिप कौन संभाले, ये एक गहरा मुद्दा था कि कौन करेगा, कौन बाकी सभी जितने भी कॉमरेड्स थे उनको कौन आगे लेके जाएगा। कॉमरेड इंग्लिश का वर्ड है, नाम इंग्लिश मीनिंग इसका जो मतलब है इसका वो है साथी। तो सभी साथियों को इकट्ठा कौन रखेगा, कौन उनको मोटिवेट करेगा और कौन उनको आगे की दिशा दिखाएगा। अब यहां पे निकल के आते हैं भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह 8 और 9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में ग्राउंड है, फिरोज शाह कोटला, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया है, ठीक है। अब इसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। तो यहां पे मीटिंग होती है सारे क्रांतिकारियों की और भगत सिंह यहां पे कमांड संभालते हैं। अब भगत सिंह क्योंकि वो कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित थे और कार्ल मार्क्स जो है वो सोशलिज्म में विश्वास करते थे, समाजवाद में, तो यहां पे एक नया शब्द जुड़ता है, एस यानी सोशलिस्ट। तो यहां पे सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया भगत सिंह द्वारा और भगत सिंह यहां पे प्रेसिडेंट बनते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स से भगत सिंह काफी प्रभावित थे और भगत सिंह कुछ ज्यादा भगवान में विश्वास था नहीं उनका, इसी पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। दोनों किताबें मेरे पास हैं, 2 किताबें भगत सिंह की बड़ी फेमस है, एक वन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई एम एन अथीस्ट, और दूसरी है जेल डायरीज ऑफ भगत सिंह। तो यहां पे भगत सिंह पूरी तरह से विश्वास करते थे समाजवाद में। समाजवाद यानी प्रकृति ने जो भी चीज दी है वो समाज के हर इंसान का उस पर हक होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, यानी पूंजीवाद के वो विरोध में थे। और क्योंकि पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण किया जाता है, वर्कर्स जितने भी होते हैं उनका शोषण किया जाता है, तो उसके लिए उनकी डिमांड हमेशा से ये रही कि एक जो भी मजदूर है, चाहे जो भी है काम करने वाला, उसको एक अच्छा काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, उसको उसका मुआवजा यानी वेतन, जो सैलरी उसको दी जाएगी वो अच्छी होनी चाहिए। अब जब यहां पे अब नाम कन्वर्ट हुआ HSRA यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो यहां पे एक नया इनका मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अब आप सोच रहे होंगे फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये क्वेश्चन आता है कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वाज रिटन बाय, सो इट वाज रिटन बाय भगवती चरण वोहरा। आई राइट द नेम, भगवती चरण वोहरा, इन्होंने लिखा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब।
एक्चुअली जितने भी क्रांतिकारी थे जो यहाँ पे HSRA के मेंबर थे, उन्होंने ये प्लान किया था कि साइमन कमीशन जब 1927 में बना, 1928 में वो इंडिया में आया, तो उनको बॉम्ब से उड़ाने के लिए यहाँ पे इनकी प्लानिंग थी। लेकिन क्योंकि काकोरी रेल कांड में इनके बहुत सारे जो साथी थे या तो वो जेल में बंद थे या फांसी पे लटका दिए गए थे, तो ये संगठन को मजबूत रखना चाहते थे, ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब अल्टीमेटली भगत सिंह ने एक और एक सभा बनाई हुई थी, नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने बनाई थी। और ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, नौजवान सभा भगत सिंह ने कौन से वर्ष में बनाई थी? तो 1926 में। अब यहाँ पे वो इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं, लेकिन वो ये प्लान करते हैं कि क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जिनमें लाला लाजपत राय भी प्रमुख थे, उस टाइम सारे के सारे लाहौर में थे, तो लाहौर आना था साइमन कमीशन को। तो इन्होंने ये प्लान किया कि वो साइमन कमीशन का विरोध करेंगे और लाला लाजपत राय जी का साथ देंगे। अल्टीमेटली साइमन कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचता है और यहाँ पे भगत सिंह, नौजवान सभा के साथी और बाकी क्रांतिकारी जो हैं वो लाला लाजपत राय जी का साथ देते हैं और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक के नारे लगते हैं। अब यहाँ पे जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट था वो इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाता कि साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध पूरे इंडिया में हो रहा था, लेकिन जब ये लाहौर में पहुंचे तो लाहौर में जो जिम्मेवारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दे रखी थी वो लाला लाजपत राय को दे रखी थी। अब अल्टीमेटली यहां पे जो जेम्स स्कॉट है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, वो सभी जो प्रदर्शनकारी थे उन पे लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे देता है। लाठीचार्ज होता है, उसमें लाला लाजपत राय पे भी लाठियां पड़ती हैं और प्रोबेबली उसी वजह से उनकी डेथ भी हुई। लेकिन लाला लाजपत राय ने अपने मरने से पहले क्या कहा, और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट्स आते हैं अक्सर एग्जाम में। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज़ों की कब्र में, अंग्रेज़ों के कफन में, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेज़ों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो उन्होंने वर्डिंग बोली। अब जब ये वर्डिंग बोली गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो यहां पे नौजवान सभा और HSRA जितने भी क्रांतिकारी थे वो कसम खाते हैं, जिसमें भगत सिंह थे, सुखदेव का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सुखदेव थापर, आई थिंक सुखदेव थापर उनका पूरा नाम था। तो वो कसम खाते हैं कि हम बदला लेंगे। अब यहां पे डिसाइड किया जाता है कि जेम्स स्कॉट को मारा जाएगा। सारे रेकी करते हैं, उसका आने जाने का पूरा शेड्यूल जो है वो देखते हैं कि कब कहाँ से आता है, किस रोड से जाता है, कितने टाइम पे आता है। तो उसमें क्रांतिकारी जो है वो पहुंचते हैं और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। अब यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है कि जेम्स स्कॉट आएगा, बट अल्टीमेटली 17 दिसंबर 1928 इशारा होता है और भगत सिंह गोली चलाते हैं, लेकिन वो जेम्स स्कॉट नहीं था, ड्रेस में था इसलिए पहचान नहीं पाए, तो गलती से जॉन सॉन्डर्स मारा गया। अब जॉन सॉन्डर्स को किसने मारा? भगत सिंह और सुखदेव। अल्टीमेटली इस बात की डिक्लेरेशन करने के लिए कि ये बदला लिया गया है लाला लाजपत राय का, अगले दिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पर्चे बंटवाती है और जगह जगह पोस्टर छपवाए जाते हैं कि हमें इस बात का दुख है कि हत्या हुई,
हमें हत्या करनी पड़ी, हम हत्या के फेवर में नहीं है, ब्लड शेड के फेवर में नहीं है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर इंडियंस पे अत्याचार होगा तो उसका बदला लिया जाएगा। फिर बाद में अंग्रेज ये वही इंसिडेंट्स है जिन्होंने भगत सिंह पिक्चर देखी होगी, भगवती चरण वोहरा की वाइफ के साथ, दुर्गा भाभी, उनके साथ वो भगत सिंह इस टाइम पे, क्योंकि उनकी तलाश सारी पुलिस कर रही है, तो भगत सिंह ने अपने केश कटवा दिए थे और वेश बदल के वो यहाँ से निकले। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने एक बिल पास किया जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल कहा गया। अब ट्रेड डिस्प्यूट बिल में था क्या? ट्रेड डिस्प्यूट बिल में था कि जितने भी मजदूर होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, वो फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, जो भी है, उनका स्ट्राइक यानी हड़ताल करने का हक समाप्त कर दिया गया। उनको लगातार काम करना, उनके राइट्स को दबा दिया गया। अब यहां पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। पूरे इंडिया में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। अब यहां पे डिसीजन लिया गया, मीटिंग हुई, डिसीजन लिया गया कि ये जो अंग्रेजों की सरकार है, जो बहरी सरकार है, इसको सुनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली भगत सिंह डिसाइड करते हैं कि वो सेंट्रल असेंबली में जाएंगे, वहां पे बॉम्ब फोड़ेंगे। सभी क्रांतिकारी उनको मना करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगत सिंह बोलते हैं कि वहां जाकर बहस करनी पड़ेगी, वहां जाकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह के जो कम्युनिकेशन स्किल था वो अच्छा था। बहुत सारे लोग जिम्मेवारी लेते हैं कि हम करेंगे, बट नहीं हो पाया। लेकिन यहां पे बटुकेश्वर दत्त बोलते हैं कि नहीं, आपको अकेले नहीं जाना है, मैं आपके साथ चलूंगा। सो अल्टीमेटली बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली में जाके बैठ जाते हैं कार्रवाई देखने के लिए, वहां जो भी कार्रवाई होती है। तो जब वो बैठते हैं, यह दिन था 8 अप्रैल 1928 का। 8 अप्रैल 1928 यहां पे बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल असेंबली में, और बॉम्ब ऐसी जगह फेंके जाते हैं जहां कोई नहीं था, खाली थी। एक टेबल पड़ा हुआ था, जब उन्होंने बॉम्ब फेंके तो अल्टीमेटली वो टेबल टूटा, और कुछ जो नज़दीक थे ब्रिटिश, उनको थोड़ी बहुत इंजरी आई। अब यहां पे वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। केस चलता रहा। ठीक है, अगर आपको मौका मिले तो जेल डायरीज ऑफ भगत सिंह पढ़ना, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है जो जो लेटर्स भगत सिंह द्वारा लिखे गए थे और जेल में क्या क्या उस ड्यूरेशन में हुआ, वो सारा उसमें। इट्स अ गुड बुक। यहाँ पे एंड में ये प्लान बनता है, क्योंकि भगत सिंह अब जेल में है, तो अब HSRA की कमांड चंद्रशेखर आज़ाद के पास है। चंद्रशेखर आज़ाद अपने एक क्रांतिकारी साथी के साथ प्लान बनाते हैं कि भगत सिंह को आज़ाद करवाया जाए। तो सारी की सारी प्लानिंग सेट हो जाती है। इलाहाबाद में थे, गद्दार बहुत होते थे, तो किसी गद्दार ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अंग्रेज़ों को सूचना दे दी। अब सारी प्लानिंग करके आए थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, और वहां पे चारों ओर से पुलिस ने उनको घेर लिया। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने नाम के पीछे आज़ाद लगा रखा था, और इन्होंने बोल रखा था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ से नहीं मरूंगा। अल्टीमेटली क्रॉस फायरिंग होती है, पुलिस वाले भी चलाते हैं गोली, चंद्रशेखर आज़ाद भी चलाते हैं, कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं। एंड में चंद्रशेखर आज़ाद के पास सिर्फ एक गोली बचती है, लास्ट बुलेट। उनकी फेवरेट गन थी माउजर। तो जब चंद्रशेखर आज़ाद देखते हैं कि आखिरी गोली बची हुई है, और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि वो अंग्रेज़ों के हाथ तो आएंगे नहीं,
जीते जी नहीं आएंगे। लास्ट गोली चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपट्टी पे रख के दबा देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। सो अब ये घटना है 27 फरवरी 1931। तो अब चंद्रशेखर आजाद भी नहीं रहे। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको भी फांसी दे दी जाती है। अब HSRA को संभालने वाला कोई नहीं है। कुछ हद तक कोशिश की जाती है सभी क्रांतिकारियों की, सारे क्रांतिकारी जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। फिर यहां पे हिमाचल का एक जवान जिसका नाम यशपाल, हमीरपुर जिला से, गांव का नाम भूमपल। यशपाल 1932 में सभी क्रांतिकारियों को दोबारा से इकट्ठे करते हैं और दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम ये कहें कि 1947 15 अगस्त 1947 इंडिया जब आज़ाद हुआ तो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे वो शहीद हो चुके थे। उनकी कंट्रीब्यूशन भी हमारी आज़ादी में उतनी ही है जितनी बाकी नेताओं की है। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 15 अगस्त को मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि हम उन अनसंग हीरोज़ के बारे में वीडियोस बनाने की एक सीरीज़ शुरू करेंगे। तो उनमें से आज राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, इन 3 क्रांतिकारियों का जिक्र हुआ। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम जानते हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, दुर्गा बहादी, ये वो क्रांतिकारी जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी जान जा सकती है और वो देश के लिए लड़े। तो आज फिर से मैं दिल से इनको सैल्यूट करता हूं। अगर आपको भी ये लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी जितने भी ये क्रांतिकारी हैं जो कि कहीं किताब के पन्नों में गुम हो गए, कहीं खो गए, उनके बारे में सारी दुनिया को पता चले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।